हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, ऐसे ही विषय को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दा है राजस्थान करंट अफेयर्स की खबरों का, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान के विभिन्न दृश्य आपके सामने दर्शाए हैं मैंने, और ये राजस्थान का जो हृदय है वो आपके सामने है। सबसे पहले मैं आज आप लोगों से बातचीत करूंगा राजस्थान में प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल ही में बड़ी विकास परियोजनाओं का जो उद्घाटन किया है उसके विषय में। कई सारे काम इस समय किए गए, लेकिन मैं उन्हीं विषयों पर बातचीत करूंगा जो विषय आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले सर हमें ये बताइएगा कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर देश के प्रधानमंत्री जो है वो चौथी बार आए हैं इस 2025 के अंदर। चौथी बार जो है कहाँ आए थे? 2024 के अंदर। सबसे पहले आप लोगों को पता है वो आए थे कब? जनवरी के अंदर। उसके बाद वो मार्च में भी आए, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल महीने में भी उनका आगमन हुआ, लेकिन दो बार अब लगातार वो दिसंबर महीने में आ चुके हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो 9 दिसंबर को वो राइजिंग राजस्थान, क्या है, राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान भी राजस्थान का दौरा उन्होंने जो है वो इस समय किया था, और इसका उद्घाटन भी उन्होंने किया था। अब वो जो है वो 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जो है, कहाँ पर है? दादिया गांव, जयपुर के अंदर, यहाँ पर उनका आगमन हुआ। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब 46,400 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो इस समय किया गया था। देखिए 17 तारीख को ये आए हैं दूसरी बार। 17 दिसंबर 2024 को राजस्थान में इनका आगमन हुआ, और राजस्थान में इन्होंने जो काम किए हैं लगभग ये कहा गया है कि 46,400 करोड़ रुपए जो है, 46,400 करोड़ रुपए जो है इसके विकास परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया। मंगलवार को 17 दिसंबर को जयपुर में पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP परियोजना जो है उसका शिलान्यास उन्होंने इस समय किया। पार्वती कालीसिंध यानी PK, और इसके आगे आपको पता है ERCP, PKC भी आप लोग कह सकते हो, पार्वती कालीसिंध और चंबल। इसके अलावा ERCP परियोजना का शिलान्यास इस समय किया। इसके अलावा अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि बीकानेर के पूगल में, कहाँ पर? पूगल बीकानेर के अंदर 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क भी स्थापित होगा, और 1000 मेगावाट के 2 चरणों में सौर पार्कों का राजस्थान में विकास किया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई। मैंने सौर ऊर्जा वाला खास तौर पर ऐसे लिया कि ये पूगल में सौर ऊर्जा के लिए पिछले वर्ष भी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी इसका काम शुरू नहीं हुआ है। 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट जो है वो पूगल बीकानेर के अंदर क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। तो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री, देश के जल शक्ति मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल, ये तमाम लोग जो इस समय इस कार्यक्रम में क्या रहे थे? उपस्थित रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP परियोजना का जो शिलान्यास है वो कब किया था? 17 दिसंबर को किया था, 17 दिसंबर 2024 को। चलिए सर अगली बात क्या है? ये देखिए राजस्थान के वो जिले हैं जिनको ERCP परियोजना यानी चंबल पार्वती जो परियोजना है इसके तहत जो पानी मिलने से राजस्थान के ये जिले लाभान्वित होंगे। यहाँ से ये पूर्वी राजस्थान का अधिकांश हिस्सा इससे क्या होगा? लाभान्वित होने वाला है, जिसमें राजस्थान के जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, इसके अलावा कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, दीव, जयपुर ग्रामीण जो है वो इससे लाभान्वित होगा। यानी करीबन राजस्थान के 21 जिले जो हैं क्या होंगे? 21 जिले इससे लाभान्वित होंगे, ये भी आपको समझना है। तो राजस्थान के 21 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं, और आप लोगों को ये राजस्थान का मैप तो अब याद होगा ही मेरे हिसाब से। तो राजस्थान का नवीनतम जो मैप है वो आपके सामने है। जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, और ये तमाम जिले राजस्थान के हैं जिनको इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? लाभान्वित होने का अवसर मिल रहा है। तो आप भी इन बातों को बड़े गौर से जो है वो ध्यान रखते हुए याद कर लीजिएगा।
राजस्थान के तमाम जिले आपकी स्क्रीन के सामने हैं। मैं बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है जो इस पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया जा रहा है और कौन से भाग को इसमें पानी मिलेगा? पार्वती, काली सिंध और चंबल जो है इस पीकेसी के अंदर यमुना नदी जो है इटावा से यहाँ इधर जो है इसका पानी, मध्य प्रदेश का बहुत सारा इलाका जो है इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, ये जो पूरा है जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, ये पूरा जो भाग है रतलाम तक का, धार जिला जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ तक की जानापाव की पहाड़ियों के नाम आपने सुने होंगे जहाँ से चंबल नदी निकलती है। क्या है? जानापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है जानापाव की पहाड़ियाँ इंदौर के पास में, यहाँ से चंबल नदी जो है वो निकलती है। यहाँ रतलाम, मंदसौर, ये जो जिले हैं सारे के सारे, इन जिलों को इससे लाभ होगा। ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध परियोजना जो है, चित्तौड़गढ़, कोटा, जौहर सागर बांध परियोजना, ये सब होते हुए इस भाग को पानी मिलेगा। लागत 75,000 करोड़ रुपए है। एमपी के 12 जिलों को लाभ मिलेगा। 21 जिले कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं, बल्कि 12 जिले कहाँ के हैं? एमपी के हैं, जिनको इसका पानी मिलेगा। एमपी के 3,150 गांव की 6 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन जो है इसको सिंचाई के लिए भी इसके माध्यम से पानी क्या हो पाएगा? उपलब्ध हो पाएगा। चलिए अब हम लोग इसके सवालों, हालांकि मैंने बहुत सारे सवाल आपको पिछली क्लास में राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में करवाए थे इससे रिलेटेड, लेकिन आज एक बार फिर ध्यान से सुन लो। राजस्थान करंट अफेयर्स के इससे जुड़े हुए सवाल मैं एक बार फिर आपके सामने रख देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे राजस्थान के 21 जिलों का जो जल संकट है वो दूर होगा? तो आपको नाम पता ही है। हालांकि राजस्थान नहर परियोजना का विस्तार समझ लीजिए इसको, पार्वती, काली सिंध, चंबल ERCP परियोजना जो है ये इसका सही आंसर होगा। इस परियोजना का उद्घाटन कब किया है? यानी तो 17 तारीख दिसंबर है और 2024 है। इस दिन इसका कहाँ पर? दादिया जो है, कहाँ पर? दादिया जो है जयपुर के अंदर, वहां से उद्घाटन किया। ये MP और राजस्थान के दोनों के मुख्यमंत्री जो हैं इन्होंने 2 अलग अलग नदियों का पानी मिक्स करके, और एक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो है इन्होंने पानी को जो है एक मटके में या एक घड़े में सम्मिलित करके सब जगह एक संगम बनाकर जो है वो देश के प्रधानमंत्री को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ERCP परियोजना जो है इसके मुख्य रूप से क्या लाभ होगा? व्यापारियों को, किसानों और आम जनता को, सरकारी कर्मचारियों को, उद्योगपतियों को। इसका मुख्य लाभ किसानों और आम जनता को होगा। यानी इस ERCP परियोजना का मुख्य लाभ जो किसको होगा? आम जनता और किसानों को इसका लाभ होगा। ERCP परियोजना के तहत कितने जिले जो हैं वो जल पूर्ति होगी? तो राजस्थान के, ध्यान रखिएगा, राजस्थान पूछा है तो राजस्थान के 21 जिले ध्यान रखना है, और MP के जो हैं वो कुल मिलाकर 12 जिलों को इसका लाभ होगा। तो यहाँ पर राजस्थान के 21 जिले जो हैं वो इस परियोजना से क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। ERCP परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है राज्य में जल संकट को दूर करना, रोजगार का सृजन करना, बिजली की आपूर्ति बढ़ाना, सड़क निर्माण करना। तो राज्य में जो है वो जल संकट जो है, इस जल संकट को दूर करने के लिए राजस्थान में इस परियोजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो राजस्थान में जल संकट को दूर करने के लिए इस प्रकार की परियोजना की शुरुआत जो है वो की गई। हालांकि आपको याद रखना है 2017 के अंदर, कब? 2017 के अंदर जो है वो इस देश के मुख्यमंत्री जो है वो ध्यान रखना कौन थे? 2017 में मुख्यमंत्री कौन थे? इससे पहले के मुख्यमंत्रियों का कालखंड भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन मूलतः ध्यान रखें, जिस समय वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी उस समय इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और उसी के कदमों पर इस नई ERCP परियोजना की पूरी परियोजना का ड्राफ्ट जो है वो बनाया गया है। अगला सवाल आपके सामने है। राजस्थान नहर या पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना का उद्घाटन किसने किया अभी हाल ही में? तो 17 तारीख को इसका उद्घाटन जो है 17 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? स्थान भी पूछा जा सकता है। तो स्थान में दादिया गांव जो है कहाँ का है सर? जयपुर का है। ये बात कंठस्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। राजस्थान नहर परियोजना या पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना के तहत जलापूर्ति से किस क्षेत्र को विशेष रूप से फायदा होगा? देखिए, किसान वर्ग जो उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा, कृषि क्षेत्र और किसान जो वर्ग है उसको इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो कृषि क्षेत्र जो है वो इसका सही आंसर होगा।
राजस्थान नहर परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी के उद्घाटन के बाद किस समस्या से कमी आएगी? सड़क दुर्घटना के बारे में, जल संकट के बारे में कमी आएगी। जल संकट जो है वो इसके माध्यम से क्या होगा? दूर होगा। तो जल संकट में इसमें कमी आएगी। राजस्थान नहर परियोजना या पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना के उद्घाटन के बाद किस समस्या में कमी आएगी? तो जल संकट में जो है वो कमी इसमें आएगी। ठीक बात है सर। इसके बाद अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम को किस शहर में संबोधित किया? और इसी शहर में है जब उद्घाटन किया तो ध्यान रखना इन्होंने क्या किया, एक तो महिला, ठीक है, सखी जो है, महिला सखी या लाडली, ठीक है, लाडली सखी। एक इसके अलावा मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा जो है अमृता आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अमृता आहार योजना जो है इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर लिखा है देश के प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को दिल्ली से संबोधित नहीं किया, जयपुर में संबोधित किया। और जयपुर में जो गांव है उसका नाम 3 बार बता दिया मैंने, दादिया गांव है। और तारीख कितनी है? 17/12/2024 को इस कार्यक्रम का आगाज जो है वो किया गया था। और भजनलाल जी की बीजेपी सरकार के द्वारा भजनलाल मुख्यमंत्री के बतौर जो है 1 वर्ष का कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं। इस अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस समय उन्होंने सबसे ज्यादा धन्यवाद दिया भजनलाल जी का। भ्रष्टाचार जो है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी अग्रणी तरीके से काम हुए हैं और उन कामों को लेकर के जो है इनका धन्यवाद भी प्रकट किया और भ्रष्टाचार से राजस्थान को दूर किया जा रहा है, ऐसे प्रयास की उन्होंने सराहना भी की थी। तो एक टॉपिक आपका पूरा हो गया है। 17 तारीख को राजस्थान में दादिया गांव में आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर ईआरसीपी परियोजना का मुख्य मुद्दा रहा। इसके अलावा पुंगल बीकानेर के अंदर 2000 मेगावाट का जो है वो सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में चली कई परियोजनाएं जो थी उन परियोजनाओं का उद्घाटन भी उन्होंने किया या उन पर भी बातचीत की। महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान में चलाई जा रही योजना जो है उनके लिए भी काम किया। 46,400 करोड़ रुपए 46,400 करोड़ रुपए की विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी इस समय किया गया। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक जो है वो है 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक। 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक क्या है जरा सुनिए। 52वीं जीएसटी परिषद जो है वो ध्यान रखना वित्त से संबंधित है। जीएसटी एक आपको पता है कानून है देश में, एक तरीके का क्या है कानून, तो जीएसटी, इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था जीएसटी के लिए। इस जीएसटी में एक काउंसिल बनाई गई है, काउंसिल। इस काउंसिल की समय समय पर क्या होती है? बैठक होती है जिसमें जीएसटी की जो दरें हैं, जीएसटी की क्या है दरें हैं, इन दरों पर विचार किया जाता है। जीएसटी द्वारा लागू की गई जो दरें हैं इन दरों पर क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है। तो ये विचार विमर्श करने के लिए इस बार इस बैठक का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? राजस्थान में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और राजस्थान का जो शहर है उस जगह का नाम है जैसलमेर। सर्दियों में हो रहा है तो जैसलमेर की गर्मी और धोरों के बीच में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा जैसलमेर के अंदर। तो ये है कब आयोजित होगा? तो 20-21 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, 20-21 दिसंबर। और कल से चर्चा ज्यादा हो गई है कि इस जीएसटी बैठक से पहले बड़े कारतूसों का जखीरा जो है वो जैसलमेर में मिला है, इस वजह से भी चर्चा में आ गई है बैठक। जीएसटी परिषद हर कुछ महीनों में जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित करती है जिनमें दरों में बदलाव, दरों में क्या है बदलाव, या जीएसटी कानून में नए बदलावों पर चर्चा की जाती है। जीएसटी परिषद की बैठकों का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है और ये देश में व्यापारिक समुदायों की वृद्धि और विकास के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। यानी व्यापारिक समुदाय जो है उसकी ग्रोथ हुई है या उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है इसको रिप्रेजेंट करती है। जीएसटी परिषद 33 सदस्यों वाली जीएसटी की शासकीय निकाय है या शासी निकाय है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। निर्मला सीतारमण जो है वो वर्तमान में इस परिषद की क्या है अध्यक्ष है। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो पूरी की पूरी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है और वित्त मंत्री उसकी अध्यक्ष होती है। और समय समय पर अलग अलग जगह पर इस जीएसटी काउंसिल का जो है वो बैठक का आयोजन किया जाता है। अब की बार इस बैठक का आयोजन 20-21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में किया जाएगा। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है या कहाँ आयोजित की जाएगी? ठीक है,
तो बताइए जरा, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जो वो कहाँ पर आयोजित होगी? तो राजस्थान के जैसलमेर में इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। ठीक बात है सर, जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको पता है गृह मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा क्या किया जाएगा? राजस्थान के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा अभी पिछले दिनों बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया था। बीएसएफ का क्या मनाया गया था? स्थापना दिवस मनाया गया था। और इस समय देश के गृह मंत्री ने ये कहा था कि एंटी ड्रोन जो है, एंटी ड्रोन स्क्वाड जो है, स्क्वाड, उसकी हम लोग स्थापना करेंगे, ऐसा देश के गृह मंत्री का कहना था। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा, किसने की? तो किसने की नहीं, कौन करने वाला है? तो निर्मला सीतारमण जी जो है इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन होगी? निर्मला सीतारमण होगी। ठीक है, अध्यक्षता। इसके अलावा मेरे दोस्तों जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में किस विषय पर चर्चा की जाएगी? तो जीएसटी की जो दरें हैं उन पर विचार किया जाएगा। और ये जीएसटी की दरें जो है वो क्या किया जाएगा? व्यापारी या उद्योगपति जो है, व्यापारी जो है उनके एक तो क्या है, एक तो उनकी वृद्धि कितनी हुई है इसको, और एक उनका विकास किस दर से हो रहा है, इस दोनों को इंडिकेशन करने का मात्रक बन चुका है। तो इस पर मैंने 3-4 सवाल डाले थे। मेरे को लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। हर टॉपिक पे मैं एक सवाल नहीं, कम से कम 4-5 सवाल आपको हर टॉपिक पर मिलेंगे। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। सुशासन सप्ताह जो है वो पूरे देश भर में मनाया जाएगा, उसमें राजस्थान में भी सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा 19 से लेकर के 24 तारीख तक। 19 से 24 दिसंबर 2024 तक क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। सुशासन सप्ताह जो है मनाया जाएगा राजस्थान के अंदर, और ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो मैं नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास में इस विषय पर बात नहीं करूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहीं पर सेम की सेम बातें जो है वो सुशासन दिवस पूरे देश भर में मनाया जाना है। सुशासन सप्ताह जो है वो 19 से 24 दिसंबर, और आपको पता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस आता है। इसी उपलक्ष्य में उस दिन सुशासन दिवस मनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर जो है इस दिन क्या मनाया जाएगा? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस जो है उसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ सुशासन दिवस याद रखना, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाना है। 25 दिसंबर को यहाँ पर किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में यह दिवस जो क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ये कह रहा है 24 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाना है। 19 से 24 तक गाइडलाइन जो है वो प्रशासन गांवों के संग एक अभियान इस समय हर साल चलाया जाता है, इस बार भी चलाया जाएगा। प्रशासन गांवों के संग अभियान, या आप लोग लिख सकते हैं प्रशासन गांवों के संग अभियान। प्रशासन गांवों के संग अभियान, ये अभियान यहाँ पर क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा। प्रशासन गांवों के संग अभियान जो है वो इस समय चलाया जाना है। प्रशासन गांव की ओर लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान 2024 देश के 700 से अधिक जिलों में ये चलाया जाना है। देश के 700 से अधिक जिलों में इसको चलाया जाना है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों 19 दिसंबर 2024 को इसको शुरू किया जाना है, यानी 19 दिसंबर से इसकी शुरुआत होनी है। ये बात मैंने आपको बताई दी है। बड़े अच्छे सवाल मैंने डाले हैं, बड़े अच्छे मैटर्स। कंटेंट को बनाने में बहुत समय लगता है मेरे दोस्तों, लेकिन उस कंटेंट की कीमत आप लोग समझिएगा। आपको इतना कंटेंट जो है वो किसी पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा, उतना कंटेंट मैं राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड आपको दे रहा हूँ। अभियान का उद्देश्य लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण और सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी राजस्थान सरकार या पूरे देश भर की सरकार के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य है गांव में आने वाली छोटी छोटी प्रशासनिक समस्याएं जो है उनका निपटान करना। प्रशासन चलकर अब गांव तक जाएगा, गांव के लोगों के जो प्रशासन के अटके हुए काम हैं उन कामों को क्या करेगा? पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुशासन राष्ट्र की प्रगति की क्या है? पूंजी है, यानी चाबी है। तो सुशासन जो है वही राष्ट्र की प्रगति का सूचक है। ये सही बात है। जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगा तब तक देश में कुछ भी कर लो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जाएगा, और अगर गुड गवर्नेंस लानी है तो भ्रष्टाचार को कम करना होगा। 19 से 24 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इसमें क्या क्या किया जाएगा वो नीचे दे रखा है। जैसे विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें जन शिकायतों का निवारण होगा, लोगों की शिकायत जो है वो प्रशासन सुनेगा।
फिर है CPGRMS में जन शिकायतों का निवारण किया जाएगा। राज्य के पोर्टलों में जन शिकायतों का निवारण होगा। सेवा वितरण आवेदनों का निपटान होगा। सुशासन प्रथाओं का निमिलान और प्रसार होगा। जन शिकायतों के समाधान पर सफलता की गाथा बच्चों को, लोगों को दिखाई जाएगी। यानी मूल उद्देश्य है जन प्रशासन जो है जनता के जो कार्य हैं या जन शिकायत जो है उन जन शिकायतों का निपटान करना, शिकायतों का क्या करना है, समयबद्ध तरीके से निपटान करना है। 23 दिसंबर 2024 को सभी जिलों में सुशासन प्रथाओं पर कार्यशाला का भी क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो सुशासन दिवस से पहले हर वर्ष ये सुशासन सप्ताह मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला सवाल। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर अभियान कब शुरू होगा? इस वर्ष 2024 आपसे ये पूछा जा रहा है। यानी 2024 में प्रशासन गांव के संग अभियान जो है 2024 अभियान कब शुरू होगा? 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, 23 को नहीं भैया, ये 19 दिसंबर 2024 को अब ये शुरू होगा। कब? 19 दिसंबर 2024 को शुरू होने जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो लोक शिकायतों का प्रभावी निवारण और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैंने बताया लोक शिकायत, लोग जो शिकायत करते हैं, शिकायत कैसे करते हैं? गांव में किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का पट्टा नहीं बन रहा है, लोक विभाग से संबंधित जो भी कार्य होता है वो अगर समयबद्ध तरीके से पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए ऐसा किया जाएगा। लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए ऐसा किया जाना है। सुशासन सप्ताह 2024 की अवधि क्या है? सुशासन सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा? तो 19 तारीख से लेकर के 24 दिसंबर तक, 19 से 24 दिसंबर 2024 को इस सप्ताह का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर 19 से 24 दिसंबर तक इस सप्ताह का आयोजन हो रहा है। ये है अगला पॉइंट। राजस्थान में BSF के द्वारा क्या किया जा रहा है? सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा 53वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट्स वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यानी पहली बात तो BSF जो है इसकी कौन सी 53वीं कौन सी शूटिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो हो रहा है, शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। और BSF का स्थापना दिवस आपको बता दिया, गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये संगठन। किस मंत्रालय में? गृह मंत्रालय जो है उस गृह मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना है। फिर इस बैठक का, इस पूरे अभ्यास का या इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया जा रहा है। कहाँ पर? जैसलमेर जो जिला है यहाँ पर किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। जैसलमेर में इसके अलावा GST काउंसिल की भी बैठक का आयोजन होना है, वो 55वीं बैठक है और ये 53वां जो आयोजन है वो यहाँ होने जा रहा है। तो इससे संबंधित सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि 11 सीमांत मुख्यालयों की टीमें इसमें क्या करने वाली है, भाग लेने वाली है। यानी अलग अलग जो BSF की बटालियंस हैं वो BSF की अलग अलग बटालियंस इसमें भाग लेने वाली है। तो 11 टीम इसमें शामिल होगी। ठीक है सर, 53वां तो क्या है, 53वां आयोजन है, 11 इसमें टीम भाग लेगी। 700 के आसपास शूटर्स जो हैं वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आयोजन जो 18 से लेकर के 21 दिसंबर तक, 18 से 21 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन हो कहाँ रहा है? तो जैसलमेर में आयोजन हो रहा है। जैसलमेर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है किशनगढ़। क्या नाम है? किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज है। क्या है? किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज है, फील्ड फायरिंग रेंज। इस रेंज के अंदर इसका क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है। तो किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हो रहा है। भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 53वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट्स वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन BSF साउथ के DIG विक्रम कुमार ने किया है। उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम में अचूक निशाने जो हैं वो इस समय लगाए। इसका 18 से 24 दिसंबर तक चलेगा। 700 शूटर इसमें भाग लेंगे। जैसलमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के तोपखानों की गरज से जो है वो क्षेत्र पूरा गूंज उठा है। इस क्षेत्र में इसका आयोजन हो रहा है। अब इसके सवाल बताइए सर। सवालों की श्रृंखला आपके सामने है, क्या है सर बताओ जरा। सीमा सुरक्षा बल की 53वीं अंतर सीमांत
स्पोर्ट्स वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो बीएसएफ के जो डीआईजी है, बीएसएफ दक्षिण कमान जो है, क्या है? दक्षिण कमान जो है, दक्षिण कमान, इसके जो डीआईजी हैं, डीआईजी विक्रम सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अमित शाह जो है वो इस समय कब आए थे? जब बीएसएफ का स्थापना दिवस था। बीएसएफ का स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया था? स्थापना दिवस ये आयोजित किया गया था मेरे दोस्तों, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ था सर? जोधपुर के अंदर हुआ था। और यहाँ पर सरदार पटेल जो है, क्या है? सरदार पटेल, इनकी प्रतिमा का अनावरण भी इस समय उन्होंने जोधपुर के अंदर किया था। शूटिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? तो जैसलमेर में किशनगढ़ क्षेत्र जो है, या किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जो है, फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है, फील्ड फायरिंग रेंज। एक पोखरण फायरिंग रेंज भी है यहाँ पर, लेकिन आपका सही आंसर है जैसलमेर में। सीमा सुरक्षा बल की 53वीं शूटिंग प्रतियोगिता कब तक चलेगी? तो ये आपको ध्यान रखना है 18 से लेकर के 21 दिसंबर तक। 18 से 21 दिसंबर तक इसका आयोजन हो रहा है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है 18 से 21 तक। नेक्स्ट अगले सवालों पर बढ़ते हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड इतने घुमा फिरा कर मैंने सवाल बनाए आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि हाँ भाई वाकई में आपको एक कंटेंट जो बहुत प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल कितने शूटर्स जो हैं वो भाग ले रहे हैं? तो आपको बताया 700 के आसपास शूटर्स जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं, और इसमें 11 टीम जो है वो भी भाग ले रही है। तो यहाँ पर 700 के आसपास शूटर्स इसमें भाग ले रहे हैं। किस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के तोपखानों की गरज सुनाई दी है? तो किशनगढ़ क्षेत्र जो जैसलमेर के अंदर है, वहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना 11 टीमें जो है वो इसमें क्या ले रही है? भाग ले रही है। 11 टीमों के द्वारा इसमें भाग लेकर ऐसा कार्य जो है वो किया जा रहा है। 11 टीमें इसमें क्या ले रही है? भाग ले रही है। अगला सवाल आपने पढ़ा होगा 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला, ठीक है, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला जो है वो राजस्थान में आयोजित हो रहा है। इस मेले में जो है वो महिला सशक्तिकरण तक काम किया जा रहा है, और ये 30 दिसंबर तक चलने वाला मेला है। 30 दिसंबर तक इस मेले का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट जो है, क्या है? हैंडीक्राफ्ट, इस हैंडीक्राफ्ट कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। तो अभी हाल ही में इस मेले में रूमा देवी, अब इसके अलावा राजस्थान की शूटिंग अवनी लेखरा, शूटर खिलाड़ी है अवनी लेखरा, इन्होंने इस मेले का क्या किया था? अवलोकन किया था। अवनी लेखरा और रूमा देवी ने इससे पूरे मेले का उद्घाटन किया या देखा उन्होंने। जयपुर के जवाहर कला केंद्र और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में जो है वो सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 30 दिसंबर तक चलेगा। 300 से अधिक स्टॉल लगाई जा रही है। देश भर के राज्यों से आई महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद, सजावटी सामान, शुद्ध मसाले, कपड़े, फुटवियर, ज्वेलरी जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं इस मेले में क्या करवाई जा रही है? उपलब्ध करवाई जा रही है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे रिवीजन के पॉइंट्स जो पिछली क्लासेज में मैंने आपको पढ़ाए हैं और इस क्लास में मैं वापस रिवाइज करवाने जा रहा हूं। वो पॉइंट्स भी आप लोग देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है लाडो प्रोत्साहन योजना, आपको मैंने पढ़ाया पिछली क्लासेस में, उसको मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूं ताकि याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आगामी परीक्षाओं में आपसे इस पर सवाल 100% पूछा जाएगा। 14 दिसंबर 2024 को इसको महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस महिला सम्मेलन के समय उस सम्मेलन के दौरान इसका उद्घाटन किया गया 14 दिसंबर 2024 को। और इसमें पहली किस्त जो है, क्या है? पहली किस्त के रूप में कितने रुपए? 2500 रुपए जो है वो 2500 रुपए जो है वो पहली किस्त के रूप में ट्रांसफर किए गए थे। जिन बच्चियों का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ उन्हें इसका लाभ मिलेगा। 7 किस्तों में इसमें 1 लाख रुपए जो है वो सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखना 7 किस्तों में 1 लाख का सेविंग बॉन्ड जो है वो लड़कियों को दिया जाएगा। तो महिला सम्मेलन के दौरान 14 दिसंबर को जो है इसका
क्या किया गया था, 2500 रुपए की पहली किस्त जो है वो जारी की गई थी। नेक्स्ट क्या है, देखिए मैंने सम्मेलन के बारे में बताया, तो राजस्थान में अभी 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भंवर लाल सरकार ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 12 दिसंबर को उन्होंने युवा सम्मेलन एवं रोजगार उत्सव जो है वो 1-2 जगह आयोजित किए गए। एक तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो है वो जोधपुर के अंदर, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर, एक इसके अलावा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है, जयपुर में। इन दोनों में क्या किया गया था, दोनों के समय इसका आयोजन किया गया था। 13 दिसंबर को फिर राजस्थान में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान में क्या किया गया, किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और ये किसान सम्मेलन राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित हुआ था। कहाँ पर, अजमेर में इसका आयोजन किया गया। 14 दिसंबर को महिला सम्मेलन और अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन किया गया, और इसी दिन आपको पता होगा मेरे दोस्तों, राजस्थान में जो है अमृत आहार योजना, इस पर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की थी। ये आंगनबाड़ी केंद्रों में, इसमें आंगनबाड़ी जो केंद्र है, उन आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है वो बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो 14 दिसंबर को और 15 दिसंबर को जो है वो भी कई कार्यक्रम 15 दिसंबर को भी आयोजित किए गए। तो 12 दिसंबर युवा एवं रोजगार उत्सव, 13 दिसंबर किसान सम्मेलन, 14 दिसंबर को महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया राजस्थान के अंदर। इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं। 16 दिसंबर 2024 को निमन जो है इनका शुभारंभ किया गया था राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है, इसमें 18,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, 18,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र जो है वो खोले जाने की घोषणा की गई। सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक के जो भी बाद हर महीने जो है वो 3,000 रुपए विश्वकर्माओं को दिए जाएंगे। ये सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना विश्वकर्माओं के लिए ऐसा शुरू किया गया है। इसके बाद सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना, 5,000 प्रतिमाह और 5 लाख का उपचार जो है वो इस सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना में किया गया। बाल संबल से मतलब स्पष्ट है कि बच्चों के लिए ये योजना होगी, और 5,000 रुपए जो है, 5,000 रुपए तक प्रतिमाह और 5 लाख तक का जो है 5 लाख तक का उपचार इसलिए कराने के लिए राजस्थान में सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना का भी 16 दिसंबर को क्या किया गया, शुरुआत की गई। तो 16 दिसंबर 2024 को राजस्थान में शुरू की गई जो योजना है उसको लेकर के आपको ध्यान रखना, ये काम आपको देखने में। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में इन सब पर भी आप लोगों ने पहले भी बातचीत की और एक बार फिर देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने इस पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया, और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी इस पर बातचीत की है हमने कि 80,000 रुपए के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई है 16 तारीख को। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है 16 दिसंबर 2024 को इस योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, और याद रहे या नहीं रहे, स्वनिधि योजना याद रखना। और 80,000 रुपए जो है इस तक की बिना गारंटी का आपको ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपए की ऋण राशि के चेक प्रदान किए गए। ठीक है, और प्रदेश भर में आज 11,001 स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित जो है वो किया गया था। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत इस समय की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में भी मैंने अभी बताया। 60 वर्ष से अधिक के विश्वकर्मा जो हैं उनको 3,000 रुपए, कितने हजार रुपए, 3,000 रुपए जो वो हर महीने प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना शुरू की गई है। तो यहाँ ध्यान रखना, विश्वकर्मा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक के युवाओं को शामिल किया गया और 3,000 रुपए जो है वो मासिक उनको पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र जो वो क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे। जिनको जरूरत है ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र भी खोले जा रहे हैं, जिसमें
सद्भावना केंद्रों की स्थापना के कार्यों का भी शुभारंभ किया। इन केंद्रों पर नागरिक संस्थान, वाणिज्यिक उद्यम आदि पहले उपयोग में की जाने वाली वस्तु जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जमा कर सकें। जरूरतमंद व्यक्ति इन केंद्रों से अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित सामान जो है वो क्या करेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। ये सद्भावना केंद्र ऐसे जैसे आपके घर में सर्दी के कपड़े बहुत है, किसी को पहनने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस सद्भावना केंद्र पर जाकर जमा कर दीजिए। जिसके पास ज़्यादा है, जिसको ज़रूरत है वो वहाँ से ले सकता है। आयुष्मान बाल संबल योजना, आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ भी 16 तारीख को किया गया, 16 दिसंबर 2024 को। इसमें क्या किया जाएगा कि इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चे, यानी बालकों के लिए मैंने बताया था 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को इस इलाज में क्या किया गया, शामिल किया गया। देखिए यहाँ पर बाल संबल योजना जो है 5,000 रुपये उसकी देखभाल के लिए दिए जाएंगे, देखभाल के लिए उसे एक बार ही मिलेंगे। 5 लाख रुपए तक का उसका उपचार जो वो निःशुल्क होगा। ये सारी योजनाएं 16 दिसंबर 2024 को क्या की गई, शुरू की गई थी। तो पढ़ लिया सबने। अब देखिए जो मैंने पुराने सवाल करंट के कराए उनका भी रिवीजन करा देता हूँ और भी मैं बात आपको बताने वाला हूँ। गिरिराज परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा किया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में मैंने आज बताया आपको। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बेटी को जो है वो 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन जो है इसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया था। ठीक बात है सर। फिर ईआरसीपी परियोजना पर भी आज बात अपनी हुई है। ईआरसीपी परियोजना के तहत कौन से 2 राज्य जो हैं जिन्होंने समझौता किया, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान है। ईआरसीपी परियोजना के लिए किस मंत्रालय के साथ एमओयू साइन हुआ था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एमओयू साइन किया गया था। इसके अलावा चांद बावड़ी, अब देखिए मैं रोज आपको किसी न किसी जिले के बारे में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, है ना। तो सप्ताह में एक बार मैं जितना जिले के बारे में पढ़ाया उस सबके ऑब्जेक्टिव सवाल भी कराऊंगा आपसे पूछने के लिए, मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ ध्यान रखना, चांद बावड़ी जो वो कहाँ स्थित है, इसे किस राजा ने स्थापित किया था। तो चांद बावड़ी जो है वो राजस्थान के कहाँ पर है, जोधपुर में है चांद बावड़ी, जयपुर में है, अजमेर में है, बीकानेर में है। तो चांद बावड़ी कहाँ पर है, राजस्थान का वो जिला जहाँ चांद बावड़ी स्थित है, ऐसा आपको बताना है। तो आप इनमें से कोई सा भी उत्तर नहीं बता पाओगे क्योंकि इनमें कोई जवाब है ही नहीं। ठीक है। झाजीरामपुरा कहाँ स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झाजीरामपुरा जो दौसा, यह शिव, हनुमान और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो चांद बावड़ी भी कहाँ पर है, दौसा में है चांद बावड़ी, ऐसा आपको पता होगा। तो यहाँ दौसा जिले की बात हो रही है, वहाँ शिव और हनुमान मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मेरे दोस्तों आगे की बात है, दौसा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो बांदी कुई है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बांदी कुई जो है वो प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का एक रोमन शैली में बना हुआ जो चर्च है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर लक्ष्मण मंदिर और भरतपुर में स्थित है, इसे किसे समर्पित है और इसकी वास्तुकला शैली कैसी है। तो ये भगवान राम को समर्पित है नहीं है, लेकिन भगवान राम के जो भाई हैं उनको, लक्ष्मण को, भगवान कृष्ण को समर्पित, भगवान लक्ष्मण को समर्पित है और इसमें राजस्थानी स्थापत्य शैली है। गुलाबी रंग के पत्थरों का इसमें अनुपम नक्काशी की गई है, ऐसा आपको पता है। ठीक बात है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भरतपुर के बारे में निम्न में से कौन सा विवरण सही है। भरतपुर के बारे में, भरतपुर का नाम भगवान राम के भ्राता भरत के नाम पर रखा गया है, एकदम सही है। भरतपुर का इतिहास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है, जब मत्स्य राजा का विकास हुआ था, सही बात है। भरतपुर के राज परिवार के कुल देवता लक्ष्मण है, सही बात है। ये सभी कथन आपके सही है। भरतपुर के बारे में निम्न में से कौन सा विवरण सही है। ठीक है। भरतपुर एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जिसमें किले और महल हैं, सही बात है। भरतपुर मुख्य रूप से पक्षी विहार के रूप में प्रसिद्ध है, जहां विश्व धरोहर घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। भरतपुर में केवल ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा होती है, पक्षी नहीं देखे जाते, ये गलत बात है। ठीक है। भरतपुर का प्रमुख आकर्षण यहाँ की झीलें और जलमार्ग नहीं है। यहाँ पर सबसे सही आंसर इसका जो है वो 2 नंबर है मेरे दोस्तों। किले और महल के लिए भी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा एकदम सही अगर पूछा जाए तो ये वाला बी कथन सही है, हालांकि ए भी इसमें सही कहा जा सकता है। अगला सवाल है बंद बारेठा के बारे में। किसके बारे में, बंद बारेठा। बंद बारेठा कहाँ पर स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बंद बारेठा जो है वो भरतपुर,
भरतपुर के शासकों का एक पुराना वन्य जीव अभयारण्य है, जहां इसमें वो क्या करते थे, शिकार खेलने आते थे। ये क्षेत्र जो है वो भरतपुर में स्थित है। कामा के बारे में जरूर पता होगा, कामा कहाँ स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है। कामा उत्तर प्रदेश में नहीं है, कामा उत्तर प्रदेश में नहीं है, और यह जो है वो कामा कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो एक बात गलती से यहाँ छप गई है, ये सही लिखा है, ये दूसरा पॉइंट जो है वो एकदम सही लिखा है, पूरा पढ़ो। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। ये राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और भगवान श्री कृष्ण के दादाजी कामसेन जो है उससे संबंधित है। तो ये बी कथन जो है वो इसका एकदम राइट आंसर है। कामा कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी पता चल गया होगा। अगला सवाल आपके लिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, केवलादेव राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो 1981 में इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था, और इसको जो है वो रामसर साइट में भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितनी पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, तो लगभग 365 के आसपास, कितनी 365 के आसपास पशु की जो है पक्षियों की प्रजातियां जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। अगला सवाल है यहाँ पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे घाना पक्षी अभयारण्य या भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा संकटग्रस्त पक्षी पाया जाता है। तो साइबेरियन क्रेन जो है, पीला गिद्ध नहीं, एलिगेटर नहीं, बंगाल टाइगर नहीं, साइबेरियन क्रेन जो है यहाँ पर पाया जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल में भी 1981 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ये मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं, सारे सवाल को छोड़ देख लो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख आकर्षण का केंद्र जो है यहाँ पर है, पक्षियों की जो विविधता है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के आर्द्र भूमि क्षेत्र में आता है। तो यह जो है ताजे पानी की आर्द्र भूमि क्षेत्र में आता है, जो कि देश का बहुत ही पॉपुलर स्थान आप समझ सकते हैं। ताजे पानी का आता है, रेगिस्तान आर्द्र भूमि नहीं है, नमकीन पानी नहीं है, समुद्री आर्द्र भूमि नहीं है, यह ताजे पानी का क्षेत्र माना जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने इस क्लास में 50 से अधिक सवाल आपको रिवाइज कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ आए होंगे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक जरूर करिएगा, इंटरटेनमेंट करिएगा, इस क्लास को देखिएगा जुनून के साथ। नए फैक्ट भी आपको मैंने देने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी प्रकार क्लास देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।